शुभ संध्या। कल हम लोग पढ़े थे भूग्राफी, ज्योग्राफी। अरे अंग्रेजी खराब हो गया है, एक्चुअली हम पलामू के रहने वाले हैं। तो भूग्राफी का पहला चैप्टर हम लोग कल खत्म कर दिए थे ना, वो है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी वो हिकेटियस बोल रहे हैं। उन्होंने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया। हाँ, खैर आज चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। यानी कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंप्लीट है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसका डेंसिटी क्या है और इसका ग्रोथ क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, ये क्लियर है। तो सबसे पहले जो किसी भी देश का संसाधन होता है वो होता है जनसंख्या। उस देश का, उस राष्ट्र का, उस राज्य का जनसंख्या जो है वही उसका मेन रिसोर्स है। आज लोग इंडियन गवर्नमेंट पे क्यों नाराज होते हैं या इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बुरा क्यों लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये वाला है कि ये वाला है, पता ही नहीं चलता। रीजन, इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन आज डेट में यूथ है, यानी कि हमारा जो रिसोर्स है वो यूथ है। उससे बहुत सारे यूथ गवर्नमेंट कर सकती है, उनसे बहुत सारे काम करवा सकती है। लेकिन वर्क कल्चर ना होने के चलते गवर्नमेंट का जो नेचर है, क्राइटेरिया है, उनकी थिंकिंग है, ये ब्रॉड नहीं होने के चलते हो क्या रहा है कि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो खींच मेरी फोटो अपने अलमीरा के सामने खड़ा हो जाएंगे और रेड टाइप का मुंह बना के, मुंह के सामने मोबाइल रेड टाइप का मुंह बनाएंगे, उसके सामने मोबाइल दिखाएंगे। ऐसे मोबाइल में मुंह से तो कहने का मतलब है कि इतनी कहानी बताने का तात्पर्य ये था कि किसी भी देश का मूल संसाधन, मूल रिसोर्स पैसा नहीं होता है, खनिज नहीं होता है, वहाँ का ह्यूमन होता है, वहाँ का पॉपुलेशन होता है। क्योंकि ये रहेगा, ये वर्किंग रहेगा तो ही कोई काम हो पाएगा। आपको अगर अच्छा से पढ़ाया जाए आप साइंटिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, या आपको नॉलेज होगा कई बार चलेगा ना कि भूगर्भ शास्त्री और जमीन में कौन सा खनिज है। ये तो आपको गोल्ड मिलेगा, आपको पता ही नहीं है, आप जो अभी पढ़े ही नहीं हो, भूगर्भ शास्त्र पढ़े ही नहीं हो, तो उसको तो मिट्टी समझ के फेंक दो। तो किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन क्या होता है? जनसंख्या होता है। उसके बाद है ये जनसंख्या किसे कहते हैं? तो उस राष्ट्र के जो मानव का समूह है, ठीक है, उसको कहते हैं जनसंख्या। जन प्लस संख्या, यानी कि मानव के समूह को कहते हैं जनसंख्या। और ये मानव का समूह उस राज्य का होगा, यानी जनसंख्या किसी भी राज्य, किसी भी देश का होता है। ओवरऑल मतलब वर्ल्ड का भी निकालते हैं, लेकिन बेसिकली पॉपुलेशन जो है हम लोग स्टेट वाइज निकालते हैं। और हम लोग का पहला चैप्टर क्या था? मानव भूगोल। तो यानी कि उसका ही ये पार्ट 2 है। क्लियर? अब आते हैं कि जननांकीय विशेषता, ये जो जनसंख्या है इसको निकालने का, इसके बारे में जानने का मुख्य टॉपिक क्या होगा, कौन सी विशेषताओं को हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो पहला है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण कैसे होता है? जनसंख्या वितरण हमेशा आप असमान देखिएगा, कभी भी एक टाइप का नहीं देखिएगा। कहीं घनत्व तो ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं मतलब अलग अलग प्रकार का होगा। कहीं पे चले जाओगे तो छोटी छोटी सा लोग मिलेगा, कहीं कहीं पे जाओगे तो लंबी लंबी सा लोग मिलेगा, कहीं कहीं चले जाओगे तो आप लोग ऐसे गोरे गोरे लोग मिलेंगे, और कहीं कहीं आ जाओगे तो मेरे सकरिया लोग भी मिलेंगे। तो पहला हो गया जनसंख्या वितरण। दूसरा है घनत्व। जनसंख्या घनत्व, घनत्व कैसे निकलेगा ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वृद्धि, वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि कहाँ हो रहा है, कम कैसे हो रहा है। जैसे अगर आप अभी देख लो तो कितने महादेश हैं दुनिया में? 7 है, लेकिन उसमें एक महादेश है, उसका नाम क्या है? एशिया, और उसका पॉपुलेशन 60% है अकेले। और अगर महादेश के बाद देश की बात कर दो, अगर महादेश के बाद अगर देश की बात कर दो तो दुनिया में लगभग 250 देश हैं। 205 देश रजिस्टर्ड हैं, 205 या 6, 205 रजिस्टर्ड कंट्री हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन
8 अरब मानी गई है, 800 करोड़। उसमें अकेले इंडिया का 146.6 करोड़ है। पूरी दुनिया में 250 देश, 250 देश में जो जनसंख्या घनत्व है 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में 45 लोग ही रहते हैं। और इंडिया के किसी गांव में किसी शहर में चले जाओ 400 से कम मिल जाएगा तो शायद ही किस्मत ही होगा। पूरी दुनिया में 800 अरब और इंडिया में अकेले 147 अरब, 146.6, तो 0.5 के बाद जब चले जाते तो 69 में काउंट कर लेते हैं। 147 अरब इंडिया का पॉपुलेशन है आज की डेट में। अब सोचो कि 250 देश 800 करोड़ और अकेले 147 करोड़, यानी कि 90 में 100 बेईमान, फिर भी हम हैं पूरे के पूरे महान। अब आते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात प्रति पुरुष महिलाओं की जो संख्या होती है ये भारत में बहुत कम है। यूपीएससी बनना किसको है? बेटियों को। जेपीएससी टॉपर किसको बनना है? बेटियों को। आईएएस आईपीएस सिविल सर्विस के एग्जाम के टॉपर्स किनको बनना है? बेटियों को। क्लैपिंग किसके नाम पे करना है? भीड़ में टाउन हॉल में जाके बेटियों के नाम पे प्राइज मिला था ना, मैक्सिमम टॉपर्स बेटियां थी, उनके नाम पे क्लैपिंग करना है। पड़ोसी घर में कि बेटी से कंपेयर किसको करना है? तो बेटियों से। लेकिन जन्म देना है तो बेटा को देंगे। बेटियां माँ बाप का सेवा करती हैं, बेटियां मैट्रिक टॉपर होती हैं, बेटियां 12th टॉपर होती हैं, बेटियां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट होती हैं। एसएससी यूपीएससी जेपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल का देख लो, सबकी टॉपर बेटियां हैं। लेकिन जन्म किसको देना है? बेटा को। ये इंडिया का थिंकिंग। इसीलिए इंडिया में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो काफ़ी डिफरेंस है। गर्ल्स काफ़ी कम है और कुछ जगहों पे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। वैसे स्टेट का नाम हरियाणा, जबकि एक सबसे डेवलप स्टेट है, वहाँ पे खेती बाड़ी हरित क्रांति का काफ़ी असर है। लेकिन वहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या जो दर है वो काफ़ी कम है। जन्म दर कहाँ ज़्यादा होगा? मृत्यु दर, साक्षरता एजुकेशन, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का डिफरेंस और कार्यशील जनसंख्या, काम करने वाली जनसंख्या कौन है, निकम्मा जनसंख्या। इन 9 बिंदुओं को आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक वालों को तुमको लगता है कि ये चैप्टर नहीं, ज्योग्राफी का 80% चैप्टर आपका कवर हो जाता है। इसी से रिलेटेड आपको कोई भी चैप्टर चलेगा, इसी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ये बेसिकली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसी पे ज्योग्राफी आधारित है। और ये सिर्फ बात 12th की, 11th की या ग्रेजुएशन की नहीं बनी, ये पूरे ज्योग्राफी की बात हो रही है कि आपका ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसी पर आधारित है, क्योंकि ह्यूमन इसी पर डिपेंड है। और ह्यूमन नहीं होगा तो ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं है। अगर मानव ही ना हो तो फिर ज्योग्राफी को पढ़ेगा कौन? अब चूहा वाले तो पढ़ेगा। तो कुल जनसंख्या, एक और खास बात है कि कुल जनसंख्या का 90% यानी कि 800 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो उसका 90% यानी कि लगभग 720 करोड़ जनसंख्या जो है 10 देशों में रहती है। पूरी दुनिया में कितने देश हैं? 205 अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड में 250 अनरजिस्टर्ड जिनकी पूरे डाटा जिसका नहीं है रिकॉर्ड में, और रजिस्टर्ड कंट्री 205। तो 205 ही मान लो तो उसका 90% पॉपुलेशन 10 देश में रहता है, यानी कि 205 माइनस 10 कर दोगे तो 195 देशों में पॉपुलेशन नहीं। और वो 10 देश कौन से हैं? तो टॉप पे अपना भारत महान 140.6 करोड़ अकेले, 800 में 147 करोड़ हम अकेले हैं। सेकेंड में हमारा पड़ोसी चाइना 2011 में 134 था और 2024 में कंट्रोल करके वो 141 पे ब्रेक कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे एक परिवार में एक ही बच्चा जन्म देने का कानून बन चुका है। तो भारत से नीचे आ गया, पहले वो टॉप पे हुआ करता था। तो दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गया चाइना। अब चाइना और इंडिया को मिला दो तो 147 प्लस 141 288 करोड़। तो पूरे दुनिया में 800 करोड़ और 2 देश में 288 करोड़। और हमारे पड़ोसी भी कम नहीं है, जैसे पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन कम है,
रूस वो भी सही कंट्री है, मैक्सिको, नाइजीरिया, एक इधर पूर्वी बंगाल का पड़ोसी जो है, यानी पहले का पूर्वी बंगाल, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, यानी कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रूस, मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, ये 10 देश जो है, यहाँ पे 58% पॉपुलेशन, 58% इन 10 देशों में। क्यों? 2, 3, 5, 4, 9 इसमें भारत छूट गया। तो क्लियर हो गया। तो देश की बात की जाएगी तो 58% और भू स्तर की बात की जाएगी तो 90%। ठीक है, यानी कि 90% 10% जमीन पर रहते हैं और 10 देशों में 58% रहते हैं। क्लियर। और अगर बात की जाए 2 देशों की तो 205 में 2 देश ऐसे हैं जिनके पास 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया, चाइना, पूरे वर्ल्ड का 37%। 37% 2 ही देश में। सोच लो कि हम लोग कितने अमीर आदमी हैं, इतना संसाधन है, फिर भी क्या है, विकासशील। आज तक विकासशील का टैग नहीं हटा। उसके बाद है एशिया महाद्वीप, आपको बताया कि 60% पॉपुलेशन है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या का घनत्व तो कैसे मापते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर समझते हो ना, स्क्वायर किलोमीटर, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या का घनत्व माना जाता है। तो 300, 400, 200, 500 जो भी हर जगह का अलग हो। वैसे अगर वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व की मानी जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर 45 है। स्क्रीन पे नहीं है, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिखना। उसके बाद इसको अंकगणितीय घनत्व भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको निकालने का फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल है। तो निकालने का तरीका है मैथमेटिक्स के तरीके में आ जाए तो पहले ऊपर में लिखेंगे प्रदेश का कुल जनसंख्या, आप जहाँ का मेजरमेंट कर रहे हैं उसका कुल जनसंख्या लिख लेंगे और उसके नीचे क्षेत्रफल लिख लेंगे एरिया। तो जो हो जाएगा वो का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। अगर निकालना है कायिक घनत्व, कायिक घनत्व मतलब क्या होता है कि पूरे देश की जो कुल जनसंख्या है उसके अनुपात में खेती करने योग्य भूमि कितना है, एग्रीकल्चर लैंड कितना है। क्लियर है। यहाँ पे किसान की बात हो रही है, यहाँ पे खेती करने योग्य भूमि की बात हो रही है, तो वो निकल जाएगा। तीसरा है कृषि घनत्व, तो कृषि में जनसंख्या कितना संलग्न है, कितने लोग खेती कर रहे हैं और उनके लिए योग्य भूमि कितना है। यहाँ पे कंप्लीट पॉपुलेशन नहीं होगा, इसमें वो पॉपुलेशन होगा जो फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स बटा टोटल कृषि योग्य भूमि। ठीक है। अब आगे की अगर हम लोग बात करें ना टूट चुका है, अगर आबादी की बात करें तो हम लोग जरूर कहते हैं कि भारत का आबादी ज़्यादा है, लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये जनसंख्या घनत्व आएगा। दुर्भाग्य से सौभाग्यवश मैंने अपनी बहन का नाम छोड़ दिया है, इसके लिए आप हमको कांग्रेचुलेशन बोलते। वैसे गलती से हुआ था लेकिन फिर टूट चुका है, इनको स्टेचर पे ले जाओ जी। तो आते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या भारत का जरूर ज़्यादा है, लेकिन घनत्व जो है वो भारत का बाकी देशों की अपेक्षा कम है, क्योंकि भारत जो है ना एक विशाल देश है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है। हमारा जो क्षेत्रफल है वो कम नहीं है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम लोग फैला हुआ है। और ये तो कम है, हम लोग बहुत सारा जमीन तो दान में दे दिए भिखारियों को, बहुत सारे भिखारी थे आस पड़ोस में। अब नाम तो सुना ही होगा पाकिस्तान का, दे दिए जाओ रहो। अफगानिस्तान को सुने हम। देखो हम लोग क्या है ना कि कर्म की भूमि से बिलोंग करते हैं। हमारे भूमि पे दानवीर कर्म हुए हैं, हरिश्चंद्र हुए हैं, तो राजा दशरथ हुए हैं। तो हम लोग खुले हाथ वाले हैं, हम लोग अपना जमीन भी दान दे देते हैं। पाकिस्तान को दे दिए घर, इधर बांग्लादेश को दे दिए। वैसे बहुत सारे पड़ोसी हैं, बर्मा, नेपाल, भूटान, सब तो हमारा ही था।
अगर मगध एम्पायर को आप देख लोगे तो मेरा था। तो लेकिन फिर भी हमारे पास इतना है कि जनसंख्या इतना होने के बाद भी उनको रहने के लिए जगह है, और ससुराल लोग को जगह कम दी है, जनसंख्या बढ़ा दिया है। हम वहाँ सोचो कि 1 किलोमीटर में 1265 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर। हाँ, ये हमारा पड़ोसी बांग्लादेश का, जहाँ की अभी प्रधानमंत्री भाग के इंडिया में आ गए हैं, उनको रहने का और जगह नहीं मिल रहा था। तो बोलिए कि भाई हमको इंडिया में जगह दे दो। शेख हसीना की बात हम कर रहे हैं। तो 1265 लोग 1 किलोमीटर रहते हैं। अब 1 किलोमीटर कितना मीटर का होता है? 1000 मीटर का, यानी कि हर 1 मीटर में 1 से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। अब सोचो कि वहाँ लोग सांस कैसे लेता हो, सफोकेशन ना हो जाएगा। कोरोना आया था तब बोला था कि कम से कम 1 गज की दूरी रखिए, वहाँ रखा होगा, कैसे रखेगा भाई? वही तो बहुत लोग मर गए होंगे। तो पूछना पड़ेगा शेख हसीना जी से। इतना मरने के बाद इतने बचे थे। उतना मरने के बाद अभी उतना है, लेकिन हम लोग भी कम नहीं है। इतना बड़ा जमीन होने के बाद भी 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ है बहुत, यानी कि लगभग हर 2 मीटर में 1 व्यक्ति। माने हम लोग भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। देखो हम लोग थोड़ा है ना कि हेल्दी आदमी, कंपटीशन करते हैं जम के, पढ़ना हो, लड़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, खाना हो, पीना हो, सब कुछ जम के करेंगे। आइए आइए शुभम, दरेश में स्कूल नहीं रहता क्या? हमारे शिवम जी हैं, स्कूल में कैसे चल जाते हैं? अच्छा ठीक है। तो हर जनसंख्या कितना है? 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कॉपी है, किताब है, इतना सारा देखें। इतना सारा इतना नहीं रहा था। उसके बाद है जापान। जापान, हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ है? जापान का शहर है। जापान का एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, 2 शहर। ना टूटने के बाद भी लोग भूलना बंद नहीं करते हैं। तो जापान में 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी, और वहाँ पे परमाणु बम गिरा था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 जब बम गिरा तो परमाणु का पावर इतना ज़्यादा होता है। प्रियांशु दीदी, प्रिया दीदी, सब ध्यान दिया जाए। तो अगर परमाणु अगर कहीं गिर जाए तो होता क्या है कि उसका असर जन्मों जन्मांतर तक रहता है। या तो वहाँ बच्चे जन्म ही नहीं लेंगे, और अगर जन्म लेंगे भी ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, मतलब लुंगी हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, मतलब उसका रेडिएशन का असर रहता है। फिर भी जापान पॉपुलेशन के मामले में किसी से कम नहीं है। वहाँ का पॉपुलेशन 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वैसे बोतल से भी परमाणु बनाया जा सकता है। हाँ, हाँ, वो बना परमाणु देखो, बॉटल से परमाणु बम, हाइड्रोजन बम कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको साइंस पढ़ना होगा। रील्स बना के एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे क्या है ना कि क्लासों चलता रहेगा तो कहीं बोतल गिरा देगा, कहीं मोबाइल लेकर बैठ जाएगा। प्रिया दीदी को देखो, हाँ, घरे क्या कर रहे थे? अच्छा, लिखो लिखो। और फिलीपींस का पॉपुलेशन भी 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इससे प्रतीत होता है कि जनसंख्या किस कदर किस किस जगहों पे बहुत प्रभावित है, और इसका कारण है। तुम लोग इंस्टा पर रील भेजे थे ना कुछ लोग, सुबह में विशाल भेजा था, वही आपको गुप्त पर तो वही भेजा था, पूरा एकदम ऐसे ऐसे करके घाट घाट खिलाया। ये भेजा था, हैं? और सब उसको चंदन भेजा था। तो कहने का मतलब है घाट घाट के खिलाया। अच्छा, चांदनी है, आज देखे कि पूरा जेएस कॉलेज में चश्मा उश्मा ला के घूम रहे थे। हाँ, जेएस कॉलेज में है, हाँ, लेकिन यहाँ क्लास से क्या है, घूमने के टाइम में, क्लास के लिए टाइम नहीं है। और हम इसलिए लाइव पे बोल रहे हैं कि रिकॉर्डेड है कि यहाँ नहीं आएंगे। घर से निकालते हैं, कोचिंग जा रहे हैं और कोचिंग नहीं आते।
मैंने अपनी आंखों से देखा, यही दोनों आंखों से, तो छोटे छोटी आंखों से मैंने देखा। तो जनसंख्या का वितरण असमान है। पूरी दुनिया में जो 100 व्यक्ति हैं उसमें 37 व्यक्ति 2 देशों में पाए जाते हैं, वो है इंडिया और चिंगचांगचू, चाइना। अगर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाली बात हो तो अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत है। और आपको जो किताब पढ़ना है, चूंकि 2011 की जनसंख्या का उत्तर पढ़ना है, तो वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड चाइना ही मिलेगा, क्योंकि 2011 के बाद भारत का जनसंख्या ही नहीं हुआ, जनगणना ही नहीं हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार चाइना टॉप पे है। और करंट जो सूचकांक है, जो रिपोर्ट देता है UNFPA। UNFPA कौन है? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जनसंख्या कोष है, उसके रिपोर्ट के अनुसार भारत आज टॉप पे है। और आज के डेट में, यानी कि 2 सितंबर के डेट में, भारत की आबादी 146 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 146.6 करोड़, शाम तक 147 करोड़ होने की संभावना पूरी तरह से बलवती है। और 47 नहीं भी होगी तो 0.6 जो है वो 7 तो जरूर हो जाए, क्योंकि इंडियंस का 0.6 के बाद में उसी में काम किया जाता है। हाँ, अगर वो 500 पार कर जाएगा ना तो फिर 7 में चला। वैसे रिपोर्ट देने का जो रिसोर्स है वो एक वर्ल्डोमीटर भी है और एक है स्टैटिक्स टाइम। तो इन 3 चीज़ों से पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो काउंट होता है, ठीक है। जब जनगणना नहीं हुआ तो कैसे करें कि भारत दुनिया का टॉप कंट्री हो गया? तो वो इन 3 रिसोर्स स्रोत, ठीक है। अब देखिए भाई, हम लोग थोड़ा सा पलामू का आदमी है, अगर गोर नहीं दिख रहा है तो बुरा मत मानिए, ठीक है, पढ़िए आप। उसके बाद है वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये जनसंख्या का जो वितरण है या जनसंख्या का जो घनत्व आप देख रहे हैं डिफरेंस, इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? तो पहला कारक है भौगोलिक। जहाँ पे पीने योग्य शुद्ध पानी का या जल का मात्रा बढ़िया होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। एक आजकल रेस बनाने का जगह बना है ना डार्जिलिंग में, आप लोग स्कूल के आसपास, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी है, तो जल की उपलब्धता जरूरी है। भू की आकृति, जहाँ समतल भूमि होगी वहाँ पे लोग आसानी से रहेंगे। और जहाँ मतलब पहाड़ है, ऊपर खबर है, तो जा रहे हो ऐसे ऐसे करके गिर जाओगे तो गिर जाओगे। दूसरा है क्लाइमेट, जहाँ का जलवायु जो है आपके बॉडी को सूट करे। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे जनसंख्या कम होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ पे जनसंख्या कम होगी। अब मान लो अगर जल की उपलब्धता का मतलब एक यूज वाला जो वाटर है, ठीक है। नहीं तो अंटार्कटिक महासागर तो खाली पानी है, पानी अंटार्कटिक में है ना, समुद्र में पानी रहता है, जनसंख्या रहता है गाँव। उपयोगी जल और मृदा, जहाँ की मिट्टी जो है वहाँ सोना उगलती है। गाना सुने है ना, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे में होती। क्या बने हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करना आपको? चलिए, दूसरा कारण है आर्थिक कारण। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ लोग जल्दी जल्दी जाएगा। अगर रोशन को कोई बोले कि 1 करोड़ रुपया दे रहा है, गैंगस्टर बन जाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के पहले बन जाएगा। काले देखेगा पूरा फोटो खिंचवाया एकदम कौची तो मार के, कौची मार के नहीं, चश्मा नहीं अरे कौची रेमिनी नहीं सर, नहीं है सर, अपनी मारे मेरे प्रोजेक्ट लीजिए। अरे तो ऐसे स्मार्ट लगता है, हमारे मजाक करते। फोटो आप देखे थे, सुंदर लग रहा था एकदम, क्या बोलते उसको, ब्यूटीफुल नहीं, अच्छा। आर्थिक कारक, झारखंड में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनिज है। तो आर्थिक कारक पैसा कहाँ से आएगा? जहाँ पे आपका जमीन मिट्टी जो है वो सोना उगले। झारखंड का मिट्टी सोना उगलता है। ये अलग बात है कि यहाँ के सब नेताओं सोने चुरा लेता है, पब्लिक तक पहुँच नहीं पाता। पूरे देश का सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन झारखंड में होता है, अलग अलग प्रकार का। तो खनिज की उपलब्धता। दूसरा की पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे नगरीकरण होगा। अब महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र जो नगर निगम है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है,
उसकी आबादी अकेले झारखंड के बराबर है, एक शहर की आबादी झारखंड के बराबर है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हाँ, दिल्ली का तो कुछ कम है, महाराष्ट्र में मुकाबले। नहीं, मतलब नगरीकरण की बात। तो लोग शहर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटलिटी होता है, एजुकेशन होता है। हॉस्पिटल और हॉस्पिटलिटी में अंदर समझते हैं ना? हाँ सर। नहीं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं दोनों एक ही होता है, दोनों एक नहीं। हॉस्पिटल वहाँ जहाँ इलाज होता है, और हॉस्पिटलिटी वहाँ जहाँ आपका अच्छे से सेवा सत्कार का व्यवस्था हो, होटल और रेस्टोरेंट होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की व्यवस्था, रहने का जगह, रोड बढ़िया हो, चिकनी चिकनी नदियाँ हों, और वहाँ पे चिकनी सड़कें हों, स्विमिंग पूल हो, छत पे चढ़ने के बाद स्विमिंग पूल मिले, वहाँ पे रील्स बनाने की व्यवस्था हो, अमेरिकन कंपनी को घर बैठे इंस्टाग्राम से पैसा देने का उपाय हो। चलाइए इंस्टाग्राम आप, और GDP बढ़ेगा अमेरिका का। हमसे सीखो, हम इंस्टाग्राम चले भी नहीं करते हैं, वही ना, सिर्फ सुनने को- बस यूट्यूब चलाते हैं ना सर? हैं? यूट्यूब ना, ये क्या होता है? हम सिर्फ उसका प्रयोग करते हैं मोबाइल में। उसके बाद औद्योगिकरण, जहाँ फैक्ट्री होगा वहाँ पर प्रश्न बढ़ेगा। एक्चुअली फैक्ट्री जब लगता है तो जंगलों में लगता है, शहर से दूर लगता है, लेकिन जैसे ही लग जाता है वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाता है। चले जाओ जमशेदपुर, 1960 में जब जमशेदजी टाटा ने वहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी, जो कुछ चीज़ें बोलते हैं ज्योग्राफी सर्टिफिकेट बोलते हैं, लेकिन वो आपके MCQ GK से रिलेटेड होता है, आप उसको जरूर नोट डाउन करें। तो जब 1960 में जमशेदजी टाटा ने वहाँ पे जब फैक्ट्री लगाई थी, तो सोचो उसमें भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। लेकिन आज टाटा कंपनी पूरी दुनिया का कितना बड़ा ब्रांड है, इस किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज जमशेदपुर का जनसंख्या घनत्व जाकर देख लो, निश्चित तौर पे ज़्यादा हो। बोकारो में चले जाओ, थर्मल प्लांट है, स्टील प्लांट है, वहाँ पॉपुलेशन हो। तो क्यों? क्योंकि वहाँ लोग रोजगार के लिए, और फैक्ट्री के लिए नीड क्या होता है? पानी। सबसे पहले कोई फैक्ट्री तब देखा जाता है कि पानी है कि नहीं, सड़क है कि नहीं। तो उसको पता है कि फैक्ट्री लगाएंगे तो यहाँ पर मजदूर आएगा, लेबर आएगा, और जब ये आएगा तो उसको पीने के लिए, खाने के लिए चाहिए। तीसरा कारण है सामाजिक कारण, और सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक कारण। तो कुछ चीज़ें सामाजिक और सांस्कृतिक भी होती हैं। जैसे आप कितने भी शहर में चले जाओ, गांव की मिट्टी आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो आपकी मातृभूमि होती है, और जो शहर आप जाते हो वो कर्म भूमि होती है। 90% लोग आज भी दशहरा, दिवाली और छठ या जो भी फेस्टिवल होता है वो गांव में ही मनाते हैं। स्वीटी का शादी भी हुआ था तो गांव में ही हुआ था। क्या नाम था गांव का? बड़का गाँव। ठीक है, तो बोलना तुम्हारा ही हुआ था ना? वो अन्नप्राशन संस्कार मेरी दीदी का हुआ था। अच्छा हाँ, और सॉरी माफी दीजिए, इनकी दीदी का हुआ था बोलना। मतलब मेरा ना हाँ, अन्नप्राशन संस्कार होता है ना, अन्नप्राशन संस्कार समझते होंगे आप लोग, मुजुट्ठी बोलते हैं उसको देहाती भाषा में। हाँ। तो ये सब होता है, या कोई फेस्टिवल होता है तो ये गांव में होता है। तो सबसे पहले सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक क्या होता है? प्राचीन परंपरा। एक परंपरा बना हुआ है कि गांव का गुजिया जब तक नहीं खाएगा तब तक आपका कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो। आप पूरे दुनिया को खिला दो, 1 लाख 1 करोड़ लोगों को खिला दो, लेकिन अगर उसमें गुजिया नहीं आया तो माना जाएगा कि आप सामाजिक व्यक्ति नहीं। दुश्मन को खिलाना चाहिए सब। हाँ, तो पहला है प्राचीन परंपरा। दूसरा है धार्मिक आस्था। तो एक धार्मिक आस्था होता है कि भाई मेरा जहाँ जन्म लिया है वहाँ कुल देवता है, उनके बिना हम कहीं नहीं रह सकते, उनका आशीर्वाद जरूरी है। तो इस परिस्थिति में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है कि आप शहर में भले 10 तल्ला फ्लैट बना दो, लेकिन गांव में मिट्टी का घर भी है तो आपका वही प्यार है। ठीक है, नेहा यदि भले IAS बन जाए, लेकिन उस चाह के सिंगी ताली नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो उनका दो भाई है कूटने के लिए। इज्जत के साथ। क्या सेवा तैयार हो ना? उसके बाद है राजनीतिक अस्थिरता। हाँ बोलो, उस क्वेश्चन था बोलो। अब वो ये लोग बोल रहे हैं ना कि मेरी इज्जत के साथ बेइज्जती की जाए। नहीं, आपके बारे में नहीं बोलेंगे। क्या स्वाति कुछ बोलेगा? तुम्हारी सिंगी डाली है? क्या? हर इनका बुद्धि। घर है। स्वाति के घर में आप सिंगी, आपको परिचय कर लेंगे। स्वाति के घर में सिंगी ताली है सब। एक और IAS फ्यूचर की यहीं से लगता है सिंगी ताली से ही निकलेगी। सिंगी ताली यहीं से खाना होने वाला है क्या? है ऑलरेडी। नहीं,
ऑलरेडी है वो। नहीं अभी तक तो IAS है ना, IAS का खान मतलब कि वहाँ पे पूरे हर घर में क्या 2 IAS होने की कंडीशन में है क्या? जैसे कि एक घर में वहाँ के 3 IAS दीदी लोग हैं। एक सिंगल का आदमी नाम- है। एक का नाम तो नेहा जी। चलिए सेकंड में हाँ वो आई हो तो प्राचीन परंपरा धार्मिक आस्था समझ में आ गया हो। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता, जहाँ पे पॉलिटिकल सस्टेनेबल नहीं होता है, राजनीतिक रूप से सरकारें अस्थिर होती हैं, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। सरकारें बदलती रहेंगे तो गरीबी भी वैसे ही बदलता रहेगा, यानी कि आज गरीब है तो कल और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी। किसी को काम करने के लिए टाइम दीजिएगा ना। अब 2 साल का सिलेबस आपको 2 दिन में अपने खत्म कर दो तो 2 ही काम होगा, या तो कांके चले जाओगे, रांची के बगल में ठंडा स्थल है, या फिर तबीयत खराब करके बोलोगे सरे हो कांके भेजो भाई। इंसान खत्म या तो ये सिलेबस खत्म। नहीं 2 दिन में सिलेबस खत्म तो नहीं होगा। जो सिलेबस बनाता है वो तो सोच के बनाता है ना कि इसका 1 साल भर है। जो दिक्कत क्या है, यही दिक्कत होता है। जो सिलेबस बनाता है वो इस सोच के बनाता है। सिलेबस कौन बनाता है? जो काफ़ी पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं, और वो सब पे रिसर्च करते हैं। पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं, वो रिसर्च करते हैं कि एक बच्चे का IQ लेवल क्या हो, और वो सिलेबस बनाते हैं। तो वो 365 दिन का सिलेबस बनाते हैं। अब बच्चा अपने आप को स्मार्ट समझता है, सोचता है क्लास में 15 दिन पढ़ के हम एग्जाम दे देंगे, ससुरा वहीं लटक जाता है। अच्छा ये नाइंसाफी नहीं है क्या 365 दिन में एक दिन बर्थडे होता है, उसके बाद में बहुत सारे दिन फेस्टिवल होता है, बहुत सारे दिन दोस्तों के साथ पार्टी करना होता है, उसके बाद में 365 दिन का सिलेबस हम लोग कैसे कवर करें? दरअसल बात यह है कि आप रील्स देख के गड़बड़ा गई हैं, ठीक है। रील्स पे ध्यान कम दीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा दीजिए। 365 दिन में 365 दिन आपका है, और 365 दिन में घंटों में अपने लाइफ स्टाइल को डिवाइड कीजिए ना। 24 घंटे दोस्त के साथ पार्टी करते हैं क्या? या पढ़ना लिखना तो है नहीं, मोबाइल में घुसा रहना है, दिखाना है घर में कि हम पढ़ रहे हैं। अगर किसी को बिलीव ना हो तो वही बोलो शिवम से पूछा देते हैं। जिसके घर वाले यहाँ होंगे वो घर का पोल अपने आप खुल जाएगा। क्या शिवम दिन में मोबाइल घुसा लेते हैं ना। अब ये तो धमकी हो गया नया। खैर, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक समझ में आ गया होगा। शांति और भाषा, अब आपको अगर आपके साथ यहाँ चाइनीज में बोलने लगे आपको पल्ले पड़ेगा क्या? हाँ? एक छुट्टी का आवेदन है आप लोगों से, जो हम अपने भाषा में बोलना चाहेंगे। ऑलरेडी लाइव है भाई। फिर भी पकासे से और इससे तो पकड़ते हैं तो वो हाथ से उल्ले पकड़ते हैं तो पढ़ते से फिर बजे तब 4 5 और 6 हाँ पकड़े से और 6 हिंदी बोल दिया तो वाले हमारी तो वाले पता नहीं तो ठीक है। तो कहने का मतलब है अच्छा हिंदी नहीं बोले 4 और 5 जो नंबर होता है ना 4 5 6 वो सब जगह वही चलता है। 4 5 6 तो हिंदी का हो गया। डाल देंगे। और उसके बाद डालेंगे। जनसंख्या का चाइनीज में तुकिसी बोलते हैं सॉरी को। एक चाइनीज में यहाँ बैठी हुई वो बताई थी, सॉरी को बोलते हैं तुकिसी। चांदी को फोन करो कहाँ चांदी से याद है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि हो गई। जनसंख्या वृद्धि के लिए जरूरत क्या है? तो समय के 2 अंतरालों के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाले एक विशेष क्षेत्र के आकार में परिवर्तन, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उससे जनसंख्या वृद्धि का लेन देन है। ठीक है, क्योंकि अगर जनसंख्या घटेगा तो भी जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जनसंख्या आकृति घटेगा तो जनसंख्या वृद्धि घनत्व तो बढ़ेगा ना। और आकृति अगर बढ़ेगा क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो घनत्व जो है कम होगा। तो आकृति भी मायने रखता है। तो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक के साथ साथ एक कारण जो है वो आकृति भी है, तो भौगोलिक में ही आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अन्य कारण क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जैसे बिहार की जनसंख्या ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन बिहार के लोग रहते नहीं हैं, वो चले जाते हैं
वर्क कर रहे हैं, जॉब। क्योंकि आप बिहार में क्या है ना कि फैक्ट्री नहीं है, और नीतीश चाचा कहते हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए जगह नहीं है, यहाँ नदियाँ नहीं बहता। भाई नदी नहीं बहता है। अभी नीतीश चाचा कहे थे, एक बार पिछले चुनाव में सुने थे कि कहे कि हमारे यहाँ जो है नदियाँ नहीं है, जगह नहीं है फैक्ट्री लगाने। पूरा सोन कंपनी है उतना बड़ा। कहने का मतलब है कि वहाँ फैक्ट्री, बिहार में आप फैक्ट्रियों का अभाव है। जो फैक्ट्री था भी सभी बिहार में, सब झारखंड के हिस्से आ गए, बंटवारा हुआ है। जमशेदपुर झारखंड में ही है, बोकारो का जो प्लांट है सब झारखंड में ही है। तो वहाँ पे नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि प्रवास जब होगा ना, तो आपके घर में पॉपुलेशन भले 10 लोग हैं, लेकिन 9 लोग अगर बाहर कमाने चले गए या रिलेटिव वगैरह चले गए, तो पॉपुलेशन तो बचेगा नहीं। जन्म दर मृत्यु दर, जहाँ जन्म दर ज़्यादा होगा मृत्यु दर कम होगा, वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी। जहाँ मृत्यु दर ज़्यादा होगा जन्म दर कम होगा, वहाँ पर जनसंख्या घट जाएगी। तो जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए